गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा प्रकरण है प्रभावशाली शिक्षण। प्रभावशाली शिक्षण आज का हमारा प्रकरण है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रभावशाली शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है, और जिसके बारे में हम जान चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में। यहां दो शब्द लिखे हुए हैं हमारे प्रकरण में, एक तो प्रभावशाली और एक दूसरा है शिक्षण। तो शिक्षण की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा और प्रभावशाली कब बन सकता है। तो मुख्य शब्द यहाँ पर शिक्षण है, तो शिक्षण को समझना आवश्यक है, इसके अर्थ को जानना जरूरी है। तो शिक्षण का जैसा कि हमें पता है कि क्या अर्थ होता है, क्योंकि शिक्षण को हम अंग्रेजी जो भाषा है इसमें क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। और इस शिक्षण का अर्थ क्या होता है हमें पता है, तो हमने पढ़ लिया है पहली कक्षाओं में कि शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है, ये हमने जान लिया। या सिखाने की एक प्रक्रिया है, अध्यापन करवाने की एक प्रक्रिया है। और इसको कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रभावशाली शिक्षण है वो होता क्या है। क्योंकि हमें पता है कि शिक्षण होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये उसका उद्देश्य होता है, मतलब उद्देश्य पर आधारित शिक्षण होता है। और यदि वो कोई भी शिक्षण किसी भी वस्तु से संबंधित हम जो करा रहे हैं, वो शिक्षण यदि अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने में सक्षम है, तो वो शिक्षण क्या कहलाएगा, प्रभावशाली शिक्षण। मतलब ऐसा शिक्षण जो उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, या उद्देश्य की प्राप्ति जिस शिक्षण से हो जाती है वो शिक्षण क्या कहलाता है, प्रभावशाली। तो प्रभावशाली शिक्षण की बात करें, प्रभावशाली शिक्षण कौन सा शिक्षण, जो उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है। जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है वही क्या है, प्रभावशाली शिक्षण। यदि कोई शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो वो प्रभावशाली शिक्षण नहीं होता। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो प्रभावशाली जो शिक्षण है, और कोई भी शिक्षण है, उसको उद्देश्यों की प्राप्ति शीघ्र हो, उसके द्वारा उसके उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्रता से हो, ताकि वो शीघ्र प्रभावशाली रूप ग्रहण कर सके। तो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, मतलब जो शिक्षण करवाने वाला जो अध्यापक होता है, उस अध्यापक को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसके द्वारा करवाया जाने वाला जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बन सके, वो उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सके। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे। प्रभावशाली शिक्षण बनाने के लिए उपाय, जब इन उपायों की बात करेंगे तो इसमें
हम यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण मतलब पाठ योजना का निर्माण। यदि शिक्षण करवाने से पहले पाठ योजना का निर्माण कर लेता है और वो पाठ योजना उस प्रकरण से संबंधित उत्तम क्वालिटी की है, तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली बन जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? उस प्रकरण के संदर्भ में उचित से उचित, बढ़िया से बढ़िया जो पाठ योजना है उसका निर्माण करना चाहिए। तो हमारा शिक्षण क्या होगा? प्रभावी होगा। दूसरी हम बात करते हैं उद्देश्यों का ज्ञान। उद्देश्यों का ज्ञान किसको? जो अध्यापक है, जो शिक्षण करवाता है, उसको यह पता होना चाहिए कि मैं जो पाठ पढ़ाऊंगा उस पाठ का क्या उद्देश्य है, उसके बाद में मैं कौन से परिणाम को प्राप्त करना चाहता हूं, यह उसे पता होना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य का उसको पता नहीं रहेगा तो दिशाहीन हो जाएगा और शिक्षण प्रभावशाली रूप ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसके बाद उपयोग शिक्षण, उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान एवं प्रयोग। मतलब अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित जो भी अच्छी से अच्छी या सर्वश्रेष्ठ विधि उसमें कामयाब हो सकती हो, उसका मतलब बहुत सारी विधियों का ज्ञान हो और उसमें से जो भी उपयुक्त विधि है उसका उसको गहराई से ज्ञान हो और उस गहराई वाले ज्ञान को मतलब इस शिक्षण जिस विषय पर कराया जा रहा है उसको पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है उसका उसको ज्ञान हो और उस ज्ञान को वो अपने शिक्षण के दौरान काम में लेता है तो शिक्षण क्या बनेगा? प्रभावशाली बनेगा, अर्थात अपने उद्देश्यों को प्राप्त आसानी से कर पाएगा। शिक्षण कौशलों, शिक्षण कौशलों का प्रयोग अध्यापक के खुद के जो कौशल है, खुद की जो दक्षता है, जो खुद की कुशलता है शिक्षण करवाने के संदर्भ में, उस कुशलता का वो सही ढंग से यदि उपयोग करता है शिक्षण के दौरान तो शिक्षण क्या होगा? प्रभावशाली होगा, प्रभावी होगा, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगा। विषय वस्तु का ज्ञान किसे? अध्यापक को। कि अध्यापक जिस विषय पर शिक्षण करवा रहा है उस विषय वस्तु के बारे में यदि ज्ञान रखता है तो वो शिक्षण प्रभावी होगा और यदि उसी को ही उस विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो ऐसे में शिक्षण कभी प्रभावी नहीं होगा और कभी उसके उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि उसको खुद को ही ज्ञान नहीं है। इसलिए विषय वस्तु का ज्ञान अध्यापक को होना आवश्यक है, तभी शिक्षण प्रभावी बनेगा। पुनर्मनन का प्रयोग या उपयोग या प्रयोग जो भी आप कहें तो ये पुनर्मनन जिसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न पोषण भी कहते हैं। और ये हमें जैसा कि पता हमने पहले पढ़ा कि ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। और ये होता क्या है
कि विद्यार्थी जैसा कार्य करता है उस कार्य के अनुरूप उसको पृष्ठ पोषण दिया जाता है। मतलब उसकी कमी होती है तो उसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। और यदि वो अच्छी क्रिया करता है तो हम उसे शाबाश, बहुत अच्छा, इस तरह के शब्दों को काम में लेते हैं। पुनर्बलन का प्रयोग, मतलब शिक्षक जहां पुनर्बलन की आवश्यकता हो वहां पर पुनर्बलन का प्रयोग यदि शिक्षण के दौरान करता है तो विद्यार्थियों में बराबर रुचि बनी रहेगी और शिक्षण प्रभावशाली बनेगा। जहां उसको आवश्यकता हो कि नकारात्मक पुनर्बलन देना है वहां नकारात्मक दे, और जहां सकारात्मक की जरूरत है वहां सकारात्मक पुनर्बलन उसको वो दे। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, हमें पता है कि शिक्षण में कुछ सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा कि सहायक सामग्रियां दो प्रकार की होती है। एक सामान्य, जो सभी विषयों के लिए, सभी अध्यापकों के लिए कॉमन रूप से जो काम आती है शिक्षण के दौरान, और विशिष्ट सामग्री होती है जो किसी विशेष प्रकरण के संदर्भ में काम में ली जाने वाली सामग्री होती है। तो ये सामग्रियां मतलब शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, इनका प्रयोग विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए जो भी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री हो, जो उसके लिए उपयुक्त हो, उसका यथास्थान पर शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए, तो शिक्षण प्रभावशाली बन पाएगा। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान। अध्यापक को जो शिक्षा मनोविज्ञान है उससे संबंधित जो भी सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उनका ज्ञान होना चाहिए और उनका पालन होना चाहिए। वो अपने शिक्षण के दौरान उनका पालन भी करे कि अब मेरे को विद्यार्थी को कैसे समझना है, विद्यार्थी को कैसे सही दिशा की ओर मोड़ना है, तो उनसे संबंधित जो भी सिद्धांत है उन सबका उसको ज्ञान होना चाहिए और उनका यथास्थान पर उनका प्रयोग होना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए। इसके बाद मूल्यांकन के उपरांत आवश्यक सुधार करने चाहिए। मतलब जो मूल्यांकन शिक्षण करने के बाद, मतलब शिक्षण करवाने के उपरांत हम क्या करते हैं, उसके अंतिम चरण में हम मूल्यांकन करते हैं कि हम कितने सफल हुए, हमारे विद्यार्थियों में जो परिवर्तन हम देखना चाहते थे वो हुआ कि नहीं, और उसमें कहां पर कमियां रही। तो मूल्यांकन का जो भी परिणाम है उस परिणाम के आधार पर अध्यापक के द्वारा अपने जो भावी शिक्षण है उनमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, और सुधार के साथ शिक्षण करवाना चाहिए। तो निश्चित रूप से क्या होगा, शिक्षण प्रभावी होगा। और इसी के साथ मूल्यांकन जो है, इससे पहले हमें पता है कि आंकलन जैसी जो प्रक्रिया है वो होती है, तो शिक्षक को आंकलन करने में भी परिपूर्ण होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, और उस आंकलन के माध्यम से शिक्षण के दौरान भी उसे शिक्षण में क्या करना चाहिए, आवश्यक सुधार करने चाहिए। स्वाध्याय की प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति किसकी होनी चाहिए, शिक्षक की। शिक्षक है उसकी स्वाध्याय की, मतलब स्वाध्याय मतलब स्वयं के
पढ़ने की, स्वयं के पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास उसके अंदर होना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति यह होनी चाहिए कि जितना मैं पढ़ सकूं उतना मैं पढ़ता ही रहूं। और यदि वो विभिन्न विषय वस्तुओं के संदर्भ में स्वाध्याय की प्रवृत्ति रखता है तो उसमें विभिन्न विषयों के संदर्भ में ज्ञान का जो स्तर है वो बढ़ेगा और वो बढ़ा हुआ स्तर उसके शिक्षण में काम आएगा और शिक्षण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगा। शिक्षण है वो प्रभावी होगा, प्रभावशील होगा। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की प्रभावशाली शिक्षण की कि प्रभावशाली शिक्षण क्या होता है। तो क्या होता है, जो उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है शिक्षण, वही क्या है, प्रभावशाली शिक्षण। और उसके लिए एक शिक्षक को पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए, उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए और उनका प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण कौशलों का शिक्षक को यथास्थान पर प्रयोग करना चाहिए। विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। यथास्थान पर शिक्षक के द्वारा शिक्षण के दौरान पुनर्बलन देना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्रियों का यथास्थान पर शिक्षक के द्वारा प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए और उसके द्वारा पालन करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के उपरांत जो भी परिणाम प्राप्त हो उन प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षण में सुधार करना चाहिए और शिक्षण के दौरान आंकलन अपने शिक्षण का आंकलन करते रहना चाहिए और आवश्यक सुधार शिक्षण के दौरान भी करते रहना चाहिए। और शिक्षक को स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, मतलब स्वयं के पढ़ने की जो प्रकृति है उसको विकसित करना चाहिए ताकि अध्यापक अधिक से अधिक स्वाध्याय करेगा तो उसके ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी होगी और वो बढ़ोतरी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगी। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के जो उपाय हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की और इसके बाद दूसरे प्रकरण पर चर्चा हम आगे आने वाली जो हमारी कक्षा रहेगी उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।